जब दो शब्दों में विरोध का भाव हो, जैसे झूठा और सच, विरोध का भाव है, लेकिन जब दोनों एक साथ रख दिया जाए, झूठा सच, तो ऐसे शब्द युग्म को ऑक्सीमोरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? विरोध का भाव होता है, झूठा और सच। सोशल मीडिया पर आप लोग ऐसे बहुत सारे फैक्ट देखते होंगे जो वास्तव में क्या होता है? झूठ होता है, लेकिन वो इतनी बार दोहराया जाता है तरह तरह से, अलग अलग तरीके से, कि आपको सच प्रतीत होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? झूठा सच। ऐसा सच जो वास्तव में है झूठ, लेकिन सच प्रतीत होता है ऐसा है? हिटलर कहा करता था, एक झूठ को इतना बार बोलो कि वह सच लगने लगे। झूठ को 100 बार बोलो, 100 बार बोलोगे तो वह सच जैसा प्रतीत होने लगेगा, उसको आम जनता सच ही मानने लगेगी। आज के राजनीतिक इस खिलाड़ी में, इस कला में माहिर है। झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे और लोग हमारे पक्ष में आ जाएं। तो समझे, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। क्या? दो, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो विरोधी भाव या अर्थ वाले शब्द एक साथ हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। जैसे अभी बताया मैंने, क्या? हाँ, झूठा सच। कोई दिक्कत? ठीक है। आप घर से लड़के आते हैं, तूफान है आपके अंदर, घर से लड़के आते हैं, तूफान है आपके अंदर, और यहाँ गुरु जी को दिखाने के लिए शांति से बैठे हुए हैं। घर से लड़के आए हैं, भाई से, भाभी से, या किसी से, और मैं पूछता हूँ ठीक है ना? आप कहते ठीक है सर। ये क्या है? ठीक है सर। सच है या झूठा सच है? तो समझ गई? तो उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए, जब जो दिख रहा है वो है नहीं, वास्तव में उसके विपरीत है, तो उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए शब्दों का जो युग्म होता है, ये शब्दों का दो शब्द आता है ना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरोन। और ये ऑक्सीमोरोन क्यों आता है अभी समझ गए? जीवन के जो जटिल स्थिति है उसको सटीक ढंग से व्यक्त करने के लिए। क्लियर है? दो पति पत्नी आपस में खूब लड़ रहे हो, एक दूसरे को मारने को उतारू हो, उस समय कोई अतिथि आ जाए, तो अतिथि के सामने उनका चेहरा कैसा होता है? मुस्कुराहट। नहीं, वो मुस्कुराहट कैसी होती है? हाँ? झूठा सच। वह स्थिति कैसी है? झूठा सच है। और मुस्कुराहट कैसी है? मुस्कुराहट के पीछे क्या है? गुस्सा है। हाँ? क्लियर है? तो शांत तूफान है, साइलेंट स्टॉर्म। क्यों? अतिथि को मन में क्या भाव? अतिथि को जाने दो, उसके बाद देखते हैं। क्या? अतिथि को जाने दो, उसके बाद देखते हैं। झूठा सच समझ गए? कोई दिक्कत आप लोग को? इसको कहते हैं फॉल्स ट्रुथ। क्या कहते हैं? ठीक है। बेटे के सामने पिता का अपमान, घोर अपमान किया गया हो, ठीक है, और पिता को यह एहसास हुआ हो कि बेटे के सामने ही मुझे अपमानित किया गया है, तो पिता कैसा रहे? पिता का भाव, पिता की स्थिति कैसी होती है? जिंदा लाश की तरह। किसी संभ्रांत पिता के बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है और ये जग जाहिर हो जाता है, उस पिता की स्थिति क्या होती है? जिंदा लाश। तो जिंदा लाश क्या हो गया? जीवित तो है शारीरिक रूप से, लेकिन अंदर से क्या हो गया? इच्छाएं, अपेक्षाएं, जीने की इच्छा क्या हो गई है? मर गई है। और ऐसे लोग क्या कहते हैं? इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। तो ये जिंदा लाश क्या हुआ?
तो उस स्थिति को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए कोई शब्द है जिंदा लाश से बढ़िया? नहीं है। तो ऑक्सीमोरॉन जो है इसलिए कहा गया कि जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, विडंबना, बेटी को बड़ा किए, बड़े बड़े सपने देखे, धूमधाम से विवाह करेंगे, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और पता चला बेटी के साथ दुर्घटना हो गया। जीवन की विडंबना ही ना, क्या ख्वाब देखा था और क्या हो गया। एक फिल्म है कांजीवरम, शायद है, कांजीवरम में दिखाया गया कि एक मजदूर अपनी बेटी को शादी के समय में एक कल्पना करता है कि वो अपनी बेटी की शादी होगी तो कांजीवरम साड़ी पहनाएंगे, लेकिन वो मजदूर है। कांजीवरम साड़ी जिस फैक्ट्री में बन रहा है उस फैक्ट्री का वो मजदूर है। कांजीवरम साड़ी काफी महंगी साड़ी होती है, काफी महंगी। तो वह इमेजिन करता है कि हम भी अपनी बेटी की शादी में कांजीवरम साड़ी पहनाएंगे, और वह प्रतिदिन फैक्ट्री से कुछ धागे चुरा लेता है, समझे, 1-2 धागे चुराता है प्रतिदिन, और अपने घर में वो करघा रखे हुआ उस पर बुनता है, और जब थोड़ा थोड़ा तैयार होता है तो अपनी बेटी के शरीर पर रख कर कहता है कैसी लगेगी, खूब खुशी मनाता है, मेरी बेटी कांजीवरम साड़ी पहनकर विवाह करेगी। लेकिन बेटी बड़ी तो होती है, शादी के योग्य होती है, लेकिन फैक्ट्री में का मालिक जो है उसे पकड़ लेता है चोरी करते हैं। अब स्थिति उसकी कैसी होगी? लिविंग डेड, जिंदा लाश, समझ गए? कोई दिक्कत है? किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? उस लड़की के पिता की स्थिति, भाई की स्थिति कैसी होती है? जिंदा लाश। उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए सबसे सटीक वर्ड है ना जी, वो विडंबना ही है ना, है? ये विडंबना, लिविंग, जिंदा तो है लेकिन क्या है? डेड, लिविंग डेड, जिंदा लाश, लिविंग कॉर्प्स भी कहते हैं इसको, कॉर्प्स। कोई दिक्कत है? शांत तूफान समझे? साइलेंट स्टॉर्म, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब दिल में क्या है? तूफान है, कुछ कर गुजरने की अपने वतन के लिए, लेकिन वक्त अभी आया नहीं। तूफान निकलेगा दिल से कब? जब वक्त आएगा। तो ये क्या हुआ? तूफान है उसके अंदर में, है शांत तूफान। इसके लिए वर्ड कौन सा यूज हिंदी अंग्रेजी में? साइलेंट स्टॉर्म। इसी तरह ठीक है, मौन चीख, अंदर से मन होता है चिल्लाने का, लेकिन किसी कारण बस चुप रह जाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहें? उसको कहेंगे कि ये चुप है, साइलेंट है, कहना सही होगा? नहीं है, साइलेंट नहीं है, तो अंदर से तूफान तो चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? मौन चीख, शांत तूफान भी, या बहरा कर देने वाला सन्नाटा, बहरा कर देने वाला सन्नाटा। शांत है लेकिन बहरा कर रहा है, उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। किसी को अपमानित करते हैं आप, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, तब उसकी चुप्पी में भी शोर होता है। आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ चल रहा है, आप बेचैन हो जाते हैं, कुछ बोल देता है तो ठीक होता है। तो क्या होता है? शोर मचाती चुप्पी। क्या? शोर मचाती चुप्पी। बहुत जगह चुप्पी में ज्यादा शोर होता है, सुने हैं ना? तो इसको क्या कहते हैं? नॉइजी साइलेंस, नॉइजी साइलेंस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन्स। लेकिन ये ऑक्सीमोरॉन्स देखना, ऑक्सीमोरॉन्स का उदाहरण है, लेकिन सभी उदाहरण क्या बता रहा है? जीवन की विडंबना को दर्शा रहा है। आयरनीज, विडंबना, विडंबना क्या होता है जी? विडंबना होता है जो अपेक्षा आप करते हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं होता है। अपेक्षा कुछ और वास्तविकता
कुछ और होती है। ये क्या है? विडंबना है? विडंबना है। सफलता पाने के लिए शहर आया, शहरों में कमाने लगे और फिर कमा तो लिया, सफल भी हो गए, ऊंचाई पर पहुंच गए, अपने क्षेत्र में शिखर को छू लिया। लेकिन इस क्रम में बहुत कुछ छूट गया। गांव छूट गया, गांव का बचपन छूट गया, बचपन का दोस्त छूट गया, सगे संबंधी छूट गए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे भुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। नहीं सुने? नहीं है? वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे भुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो ये विडंबना है। सफलता तो मिलती है, लेकिन सफलता के साथ बहुत कुछ ऐसी मिलती है जिसे हम चाहते नहीं थे। सफलता मिलती है, इच्छा थी कि आईएएस बने, पिताजी को आईएएस बन के दिखाए, लेकिन जब तक आईएएस बने पिताजी निकल लिए। ये क्या है? विडंबना। विडंबना समझ गए? अपेक्षा कुछ और वास्तविकता कुछ और। ये सब में ऐसी बातें होती है। ऑक्सीमोरोन जो है विडंबना को दर्शाता है। विडंबना को दर्शाता है। शांत तूफान कब होता है? जब बच्चा को बोलना चाहिए पिताजी का अपमान देखकर बेटे को, ये बेटा बोल नहीं पाता है, विडंबना ही है ना। ठीक है कि स्थिति ऐसी है कि वह बोलने में सक्षम नहीं है, बोलने की स्थिति नहीं है, वहां चुप रहना उचित है। मैंने होरी का उदाहरण दिया, अपनी छोटी बेटी का शादी वह अपने ही जैसे अधेड़ उम्र के राम सेवक के साथ करता है और उसे लगता है कि वो जिंदा लाश हो गया है। अपेक्षा क्या थी कि धूमधाम से करेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या हो गई? धूमधाम से करने के चक्कर में दूसरी बेटी को बेमेल विवाह, वृद्ध व्यक्ति से, प्रौढ़ व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। ठीक है, समझ गए? तो जीवन में कई ऐसी स्थितियां होती है जिनको सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए ऑक्सीमोरोन्स का उपयोग किया जाता है। नहीं समझे? ठीक है। और हम जो चाहते हैं हमेशा मिलता नहीं है, जो मिलता है वो वैसा नहीं होता है जो हम चाहते हैं। और ये चाहने और मिलने के बीच जो रसाकसी है वही क्या है? जिंदगी है। वही क्या है? जिंदगी है। बीच में संतुलन बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? यही जीवन है। धार है नदिया का, सुख दुख इसके 2 किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम तो बहते धारे हैं। नहीं गाना सुना है आप लोगों ने? जिंदगी कैसी है पहले हाय रे, कभी तो ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो हंसने वाले को रोना भी पड़ता है और रोने वाला हंसता भी है। एक समय था जब वर्तमान यूपी में वर्तमान जो सीएम है आदित्यनाथ, योगी जी को संसद में रोना पड़ा था। वो वीडियो भी वायरल है। ठीक है, वो सदन के अध्यक्ष से गुहार लगा रहे थे अपनी सुरक्षा का, और आज भी स्थिति है। ये विडंबना नहीं है? आज उन लोगों को गुहार लगाना पड़ रहा है जिन लोगों ने इनको गुहार लगाने के लिए विवश कर दिया था। ये जिंदगी की विडंबना है। जिंदगी में कब क्या होगा कहना मुश्किल है। कभी आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और कभी ऐसा कुछ मिल जाता है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की है। ये अपेक्षा और वास्तविकता में अंतर, ये विडंबना है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत है? ऑक्सीमोरोन समझ गए? हाँ समझ गए?
तुम्हारी फाइलों में गांवों का रंग गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा वादा किताबी है। तुम्हारे आंकड़ों में तुम्हारे फाइलों में गांवों का रंग गुलाबी है, मतलब गांव में सब कुछ ठीक है, जीवन आनंद से भरा हुआ है। तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा वादा किताबी है। वास्तविकता और तुम्हारे आंकड़े जो है उसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझे? ऑक्सीमोरन वाली स्थिति है यहाँ। किताबों में क्या क्या ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, गांव में सब कुछ ठीक ठाक है, लोग खुश हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं समझे? सारे जिस्म के बोझ से दबकर तन दोहरा हुआ होगा। हाँ? मैं तेरे सजदे में था, मैं सजदे में न था, आपको धोखा हुआ होगा। नहीं समझे? जिस्म जब बोझ से दब जाता है तो ऐसे हो जाता है, दोहरा हो जाना। दोहरा हो जाना जी, जब बोझ से दब जाते हैं आप तो ऐसे हो जाता है ना, तो सामने वाले को लगता है कि वो हमारे सामने झुक गया। उसी स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा गया है, सारे जिस्म के बोझ से तन दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में न था, आपको धोखा हुआ। सजदा में हम नहीं थे, ठीक है। समझ में आई बात? जब तक मेरे आंगन के चूल्हे पर खाली पतीली है, कैसे मैं कह दूं कि फागुन की धूप नशीली है। विरोधाभास है इसमें। हाँ, 100 में 70 आदमी जब नासाद है, जिगर पे रख के कहिए हाथ, क्या देश आजाद है। विरोधाभास है। विरोधाभासी स्थितियों को व्यक्त करने वाला ये सब है, ठीक है। हाँ? वो जो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। वो जो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके महलों में आई है। ऑक्सीमोरन है। जो जिसके दम से रौनक आई है, उसके हाथों में छाले हैं, पाँव में बिवाई है, लेकिन रौनक लेने वाले को कुछ नहीं हुआ। रौनक लेने वाला क्या है? आराम से रह रहा है, ठीक है। जिन मजदूरों के पसीने से अट्टालिकाएं बनती है, वो मजदूर अट्टालिका में रहता है क्या? नहीं रहता। ये क्या है? जीवन का विरोधाभास। अब समझ में आई बात? अब तो आप लोग लिख लीजिएगा। निबंध की जो पंक्ति होती है ना, सबसे जरूरी होता है उस पंक्ति के अर्थ को, भाव को खोलना। अब वो जब खुल गया ना तो बहुत आसान हो जाता है। आपके जीवन में होता है ऐसा ऑक्सीमोरन जैसी स्थिति? होता है, हर दिन होता है। हाँ, डेली भी होता है। हाँ? अंदर से रोने का मन कर रहा है, गुस्सा है, सर के सामने आए, क्या क्या स्थिति है? ठीक है सर, ये झूठा सच। ये क्या है? झूठा सच। हम बाहर गए, इधर आप लोग लड़ लिए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार आए, क्या है? ठीक है, ठीक है सर, झूठा सच। और अंदर से तूफान चल रहा है एक दूसरे के प्रति, साइलेंट स्टॉर्म। क्या है? तो ये स्थितियां जो है ऑक्सीमोरन वाली स्थितियां, वो जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, हर जगह आती है। और राष्ट्र की विडंबना को भी दर्शाती है, व्यक्ति की विडंबना को भी दर्शाती है। कोई दिक्कत? भगवान राम के जीवन में ऑक्सीमोरन है, और भगवान राम के विडंबना को दर्शाता है ऑक्सीमोरन। बताइए। अब आप लोग धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे। दशरथ माझी के जीवन में ऑक्सीमोरन है, विडंबना है। ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन कहाँ है? ऑक्सीमोरन है साहस, और साहस के अनुरूप उनके पास संसाधन नहीं है, फिर भी हिम्मत है। ऑक्सीमोरन नहीं हो गया? विडंबना, जिस पत्नी के पीड़ा के लिए वो पहाड़ तोड़ रहे थे, वो पत्नी अब नहीं थी, उनके जीवन की विडंबना है। दशरथ माझी
हर एक हिस्से में फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, पहाड़ को तोड़ने के लिए एक सामान्य जीव व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तैयार हुआ है, विरोधाभास नहीं है। डायनामाइट लेके वो बैठा रहता और 100 मजदूर लेके, तब विरोधाभास नहीं होता। ठीक है, ओशो रजनीश ने एक एक्टर को बोला था, एक्टर जब जा रहा था आश्रम छोड़ के, तो उन्होंने कहा कि 2 लाइन में हमें कोई मैसेज दीजिए, संदेश दीजिए, सीख दीजिए जो मैं अपने जीवन में उतार सकूं। तो उन्होंने कहा, अभिनय इस तरह करना जैसे तुम जीवित हो। ठीक है, अभिनय ऐसे करना जैसे तुम जी रहे हो, और जीना इस तरह मानो अभिनय कर रहे हो। आज दुनिया यही चाहती है, दुनिया यही चाहती है तुम हर एक व्यक्ति को सच बताने लगो तो प्रतिदिन दुश्मनी किसी न किसी से होती रहेगी। तब क्या करते हैं, हाँ चाचा बहुत अच्छे हैं, अरे यार तू बहुत अच्छे है, सबको खुश रखने के लिए बोलते रहते हैं। तो क्या है, सच्चाई है या अभिनय है? तो वो है, अभिनय इस तरह करना है कि जी रहे हो, और जीना इस तरह की अभिनय कर रहे हो। अभिनय की कला में जो जितना माहिर है आज, वो उतना ही सफल होता है। नहीं समझे? बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े महागुरु, संत, फकीर, मौलवी, मौलाना, पादरी भाषण देंगे तो लगेगा इससे बड़ा हितैषी, इससे बड़ा मानवतावादी कोई है ही नहीं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। ठीक है, ठीक है, वो उसके अंदर जो होता है वो तो दिखता ही नहीं है, वो अभिनय करता रहता है। तो हो गया, ऑक्सीमोरोन समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? अब चले हम लोग, ऑक्सीमोरोन समझना था, बहुत जरूरी था। चलते हैं अब, भूमिका, मेन बॉडी और उपसंहार। क्या विडंबना समझते हैं ना? हम लोग चाहते हैं हमेशा जवान रहे, रहते हैं जवान क्या? चाहते हैं हमेशा सुख रहे, रहता है? जो अब साथ है वो हमेशा रहेंगे? नहीं। यौवन हमेशा रहेगा? केस अभी काला है, हमेशा काला रहेगा? इन सारी विडंबनाओं को व्यक्त करता हुआ वो ये पंक्तियां हैं जो मैंने कही, सदा न संग सहेलिया, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केस, सदा न पुलय केतकी, सदा न सावन होय, सदा न विपदा रह सके, सुख भी सदा न होय। नहीं समझे? जो साथी है, मित्र है, वो हमेशा रहेगा? नहीं। केस है, आज काला है, कल काला रहेगा? राजा जो आज है कल भी रहेगा? नहीं। सदा न बसंत, ऐसे ही है, बसंत भी सदा नहीं होता है, ग्रीष्म ऋतु भी सदा नहीं होती है, हमेशा मान नहीं रहता, हमेशा किसी का हमेशा वक्त नहीं रहता है, वक्त सबका बदलता है। कोई दिक्कत? विडंबना है कि ये प्रकृति की भी विडंबना है। दिन हमेशा रहता है क्या? रात हमेशा रहता है? नहीं। तो क्या करना चाहिए? ये जो विडंबना है, ये जो विपरीत स्थितियां हैं, ये क्या करती है? हमें सीख देती है। क्या सीख देती है? कि धैर्य बनाए रखो, दिन नहीं रहा तो रात भी नहीं रहेगा। जब रात एकदम सन्नाटा होता है, घोर अंधेरा, उस समय लगता है कि दिन आएगा ही नहीं, लेकिन दिन आता है कि नहीं? और जब दिन होता है तो लगता है रात आएगा ही नहीं। रात आती है जब ठंड होती है, कड़क कड़क ठंड, उस समय लगता है कि हमारे चेहरे से पसीना भी टपकेगा। और जब चेहरे से पसीना टपकाने वाली गर्मी होती है, उस समय लगता है कि कंबल ओढ़ेंगे तो भी कम पड़ेगा। नहीं। तो सीख क्या मिलती है? जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं है। किस्मत की सबसे अच्छी आदत क्या है? कि वक्त आने पर वह बदलती है, तब तक के लिए नजर और सब्र। धुरंधर फिल्म का ये डायलॉग है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। हाँ, सब्र बरकरार रखिए, नजर टिकाए रखिए।
चलिए, भूमिका या प्रस्तावना। सबसे पहले तो ये इसमें आपको देना पड़ेगा ऑक्सीमोरॉन्स, ऑक्सीमोरॉन्स और आयरनीज का तात्पर्य। नहीं पता है कि सबसे आसान भूमिका लिखना क्या होता है, कि जो कथन कहा जा रहा है उसका अर्थ लिख दीजिए। तो कथन क्या है, कथन क्या है, निबंध का टॉपिक क्या है, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन्स किसे कहते हैं, जब विरोधी भाव वाले, विरोधी अर्थ वाले दो शब्द एक साथ होते हैं तो ऐसे शब्द युग्म को ऑक्सीमोरॉन्स या विरोधाभास कहते हैं। और ये स्थितियां साहित्य में भी होती हैं और जीवन में भी होती हैं, और ये स्थितियां सटीक रूप से जीवन के विडंबनाओं को दर्शाती हैं। जैसे झूठा सच, बोरी, उदाहरण बताओगे, जिंदा लाश, मौन चीख, बहरा कर देने वाला सन्नाटा, शांत तूफान, शोर मचाती चुप्पी। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है, अर्थ दे सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन्स आशय दे सकते हैं दोनों का, बता सकते हैं कि जीवन में हमेशा क्या होता है, हमेशा सफलता ही नहीं मिलती है, सफलता के साथ साथ असफलता मिलती है, सुख के साथ दुख। ठीक है, और सफलता के साथ असफलता, स्वतंत्रता मिलती है एक तरफ, आजादी तो मिलती है, लेकिन आजादी के साथ साथ क्या मिलती है, गुलामी नहीं कहिए उसको, दायित्व मिलता है। क्या, दायित्व। अब इसको लोग आप गुलामी भी कर सकते हैं। जैसे कोई पिता बनता है, ठीक है, तो पिता बनने का सुख भी हुआ, उसको दूसरे तरीके से दूसरा देखता है तो कहता अब तो गुलामी करना पड़ेगा बेटा का, दिन रात उसी के लिए सोचना पड़ेगा, उसी के लिए सब कुछ करना, ये नेगेटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण होगा। तो जीवन में हमेशा नहीं होता है, सुख के साथ दुख, स्वतंत्रता के साथ दायित्व, सफलता के साथ असफलता, ये दौर लगे रहते हैं। हंसी के साथ खुशी, खुशी के साथ आंसू, खुशी के आंसू होते हैं। कोई माँ अपने बेटे को छोड़ दे जाती है स्टेशन, ठीक है, पहली बार जा रहा है नौकरी करने, सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ माँ की स्थिति कैसी है, बेटे के छूटने का दुख और बेटे के रोजगार पाने का सुख। बेटा को रोजगार मिल गया, इस बात की खुशी भी है, और बेटा छूट रहा है, इसका दुख भी है। तो माँ के आंखों से आंसू गिरता है। ये स्थिति बराबर होती है, नहीं कुछ तो माँ के साथ तो जरूर होती है, क्योंकि माँ के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है उसका बेटा हमेशा उसके सामने रहे। अगर माँ का बस चले, ठीक है, एक माँ का ममत्व तो ही कहता है कि जाओ उड़ो कमाओ पूरा दुनिया घूमे, और जब भी संकट हो तो घर लौट आओ। ठीक है, क्योंकि माँ को बेटे का कुछ भी दिखता नहीं है, गलत किया क्या सही किया, बस सिर्फ दिखता है क्या, मेरा बेटा। ठीक है, तो खुशी के आंसू ये जीवन में ये चलता रहता है। तो ये आशय देकर आप दे सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कहानी के साथ, जैसे जिंदा लाश, होरी की कहानी दे सकते हैं ना, है? शांत तूफान, साइलेंट स्टॉर्म, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे तुझे बता देंगे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, अभी मौन है, हमेशा मौन
नहीं रहेंगे, ठीक है, तुम्हारा विरोध करेंगे, उस सीमा तक, उस समय तक विरोध करेंगे जब हम अपने देश को आजाद न कर ले। क्रांतिकारियों का यही कहना था ना इस गीत में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन संयम भी है, क्रांतिकारियों का संयम क्या कहता है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब मन मारकर चुप्पी साधे हुए हैं, वक्त आने पर क्रांति और विद्रोह जरूर करेंगे। तो ये हो गया। ये भी दे सकते हैं शांत तूफान, वक्त आने दे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। एक व्यक्ति जो गांव से शहर आ जाता है कमाने के लिए, शहर में उसे सफलता मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन गांव में रहने का जो सुख था, वो जो यादें थी, वो मीठी यादें, स्वीट मेमोरी, वो एक टीस बनकर उभरती है, लगता है फिर से वो बचपन में लौट जाए, बचपन में फिर से लौट जाए। कागज की नाव, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, क्या है ना गाना, तो इच्छा करता है। तो इसको इस स्थिति के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्वीट पेन। ये दर्द जो है वो क्या है जी, मीठा है, नहीं कह सकते हैं, मीठा दर्द है, बीटर एक्सपीरियंस, बीटर स्वीट। हाँ, मुझे लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ठीक है, हर व्यक्ति को जो गांव से आया है गांव की याद आती है, वो फिर से गांव का बचपन जीना चाहता है। तो एक दर्द, मीठा दर्द रहता है। और वो गाना जो है जो शुरू में मैंने बताया, वक्त का ये परिंदा रुका रुका वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे मैं भुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता। ठीक है, तो वो जो है उसमें क्या है, स्वीट पेन है, मीठा दर्द है, कसक है। किस चीज का कसक है, गांव के छूटने का कसक। कोई दिक्कत? और क्या दे सकते हैं स्वीट पेन, वो क्या ये अभी बताया मैंने, गांव की यादें से जुड़ा हुआ आप वो दे सकते हैं, वक्त का ये परिंदा, ये भी शुरू कर सकते हैं भूमिका में। कोई दिक्कत? सरदार पटेल नामी वकील थे, वकालत कर रहे थे, जज के सामने अपने क्लाइंट के बारे में दलील दे रहे थे। उसी समय एक चिट उनके पास आया, चिट में लिखा हुआ था कि उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। उस चिट को उन्होंने रखा और निर्धारित समय तक वे बहस करते रहे। बहस जब खत्म हो गई तब जाकर उन्होंने पत्नी के शव को कंधा दिया। तो इस बीच सरदार पटेल शांत रहे। क्या शांत थे होंगे? अंदर क्या चल रहा होगा? तूफान, साइलेंट स्टॉर्म। ये कहानी से भी शुरू कर सकते हैं भूमिका, या ऑक्सीमोरॉन्स। ये सरदार पटेल के जीवन की विडंबना थी कि जीवन भर साथ रहने वाली जो पत्नी थी वो विदा हो गई, और उस समय सरदार पटेल उनके पास न होकर अदालत में मुकदमा कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। ये विडंबना नहीं है। विडंबना ये है जो आप चाहते हैं वो नहीं हो कुछ और। सरदार पटेल की या किसी भी पति की चाहत क्या होगी, मरते समय अपनी पत्नी के पास हो और उसी समय कहीं और
रहने की मजबूरी हो, विडंबना है। सरदार पटेल की कहानी दे सकते हैं? हाँ, ठीक है। मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे और बजट प्रस्तुत कर रहे थे, सदन में भाषण दे रहे थे। उसी समय एक चिट आया, उनकी बेटी ने आत्महत्या किया था। मोरारजी देसाई चिट रख देते हैं और बोलते हैं जैसी हरि की इच्छा, और फिर बजट भाषण पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या है? वो शांत रहे होंगे अंदर से, साइलेंट स्टॉर्म, अंदर से तूफान, ठीक है। और जो लोग जान गए होंगे इस बात को, उन्हें लगता होगा चुप कैसे है, ये शांत कैसे है, ठीक है। ये बहुत सारी स्थितियां हैं। चूरावत नाम का एक राजस्थान में राजा हुआ, चूरावत। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसे जाना था युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। तो युद्ध के मैदान से बार बार वो संदेश वाहक को भेजता था अपनी रानी को देखने के लिए और रानी से मैसेज पाने के लिए। तो रानी जो थी वह नवयौवना थी, उसे लगा कि मैं जिंदा रहूंगा तो मेरे पति का ध्यान मेरे पर ही रहेगा, लड़ने पर नहीं रहेगा, और मेरे पति मेरे कारण हार जाएंगे। तो बार बार चूरावत दूत को भेजते थे रानी से मैसेज के लिए। एक बार जब दूत आया तो उन्होंने, रानी ने अपना सर काटकर दे दिया, सर काटकर दे दिया, और मैसेज किया कि लौटना तो जीत कर ही, हार कर नहीं। और ये जो है हमारा सर तुम्हारे लिए बाधा है, कि मैं सर को ही उतार देती हूँ। फिर चूरावत की स्थिति क्या रही होगी जब उसने सर को देखा होगा, साइलेंट स्टॉर्म। और वो तूफान कहाँ फूटा होगा? युद्ध के मैदान में। ये एकदम विडंबना है, हाँ? चूरावत अपने अपनी नई नई रानी का सर देखकर क्या हो गए होंगे? जिंदा लाश। लेकिन शांत तूफान भी है, मौन चीख भी है, नहीं है ये स्थिति। और सही में चूरावत उसके बाद शत्रु की सेना पर टूट पड़े और जीत तो मिली, लेकिन जीते थे चूरावत की बाजी हार गए थे। हाँ? युद्ध तो जीत गए, जीवन की बाजी हार गए। यही क्या है? विडंबना है। अब समझ में आ रही बात? ऑक्सीमोरॉन रिफ्लेक्ट द आयरनी ऑफ लाइफ। ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट्स आयरनीज ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत? ये भी दे सकते हैं। और गाना तो बहुत सारा ऐसा है जो आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में भी तन्हा थे, एक में भी अकेले हैं। ये विरोधाभास है, विडंबना है, हाँ? और ये है हाँ। अब चले हम लोग मेन बॉडी में। भूमिका के लिए इतना काफी हो गया, हाँ? बहुत हो गया ना। मेन बॉडी में चलिए। ये साहित्यिक और दार्शनिक लेख है, साहित्यिक भी है और दार्शनिक भी है। जीवन के दर्शन को बताता है। जितनी जीवन के जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जिसको ये व्यक्त करता है जीवन के दर्शन को, इसको इस तरह, जिस तरह मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कभी गहराई से आपने महसूस किया? नहीं किया। इसलिए इसको दर्शन कहा जाता है। दर्शन मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए, दार्शनिक का मतलब क्या? दर्शन से बना है दार्शनिक। और दर्शन मतलब देखना, देखना। और देखना मतलब क्या? गहराई से देखना, वो हो गया दर्शन। तो इस बात को, ये जो बातें हैं वो नया है, नई बातें हैं। ये जो मैंने अभी कहा आप लोगों को, शुरू से अभी तक कहता रहा, नई बातें हैं, नहीं। इसको देखा है आपने अभी, इसलिए ये लेख क्या है? दार्शनिक लेख है।
और साहित्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिद्दा लाश, झूठा सच। साहित्य ही ना जीवन का प्रतिबिंब होता है। साहित्य में वही कुछ घटित होता है जो जीवन में घटित होता है। साहित्य जीवन का दर्शन भी होता है, दर्पण भी होता है, जीवन का प्रतिबिंब भी होता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब मेन बॉडी चलिए, मुख्य भाग, या जिसको बॉडी पार्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये व्यक्तिगत जीवन में विरोधाभास और विडंबना। व्यक्तिगत स्तर पर विरोधाभास और विडंबना, वो तो व्यक्तित्व, कुछ व्यक्तित्वों का ले लेंगे, महान व्यक्तित्वों का। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री, दशरथ माझी, इनके जीवन में क्या विडंबना है ही नहीं कि नहीं? लेकिन विडंबना से वे डरे नहीं। विडंबना को उन्होंने क्या बना लिया? पावर बना लिया ना। आज क्यों दशरथ माझी को दुनिया जानती है? वो उस विडंबना में नहीं जिए होते तो दशरथ माझी को दुनिया जानती क्या? तो जो विडंबना होती है वो सीख भी देती है, विरोधाभास। तो हाँ, तो व्यक्तिगत स्तर पर देखिए तो विरोधाभास होता है जीवन में। सफलता आपको मिलती है किसी सफलता के साथ क्या? आप सफलता तो मिलती है, मान लीजिए आईएएस बन जाते हैं, इस क्रम में बहुत कुछ छूटता है। हाँ, गांव छूटता है, सगे संबंधी छूटते हैं, रिश्ते नाते छूटते हैं, और हो सकता है जिसको आपने जीवन साथी बनाने का निर्णय कभी किया हो वो भी छूट चुका हो। तब आप गाने के लिए विवश हो, जैया से गैलू छोड़ के हमके, जिंदगी भले सुनसान हो। कौन गाना है? जा है चंदा ले आवा खबरिया। तो सफलता के साथ बहुत कुछ छूटने का विडंबना होता है। हर एक क्षेत्र में सफल हुए लेकिन बाकी क्षेत्र में क्या हो गए? आईएएस तो बन गए मान लीजिए, लेकिन बाकी क्षेत्र में असफल, मतलब समझे? बाकी क्षेत्र में असफल समझे? पिताजी गुजर गए, हॉस्पिटल में थे, आप देख नहीं पाए, क्यों? मेन का एग्जाम था। पिताजी ने खुद कह दिया आना नहीं, वर्षों की सब मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन मेरा ख्वाब पूरा करके आना। ये विडंबना है। सफलता तो मिली लेकिन छूट गए कौन? पिताजी। छूट गई कौन? माँ छूट गई, रिश्ते नाते छूट गए, और जिसको जीवन साथी बनाने का सोचा वो भी छूट गया या छूट गई। ये विडंबना व्यक्तिगत जीवन में होता है। ये हो गया। दूसरा, असफल प्रेमी के जीवन में विरोधाभास होता है। हाँ, असफल प्रेमी आईएएस तो बन जाता है लेकिन प्रेमिका या प्रेमी से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, फिर गाइए, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। और हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है देखिए, बचपन में हम रहते हैं तो बड़ा होने का शौक होता है, और जब बड़ा होते हैं तो बचपन की यादें नहीं। जब बचपन में होते हैं और बड़ों की डांट सुनते हैं तो हम लोग कल्पना करते हैं कि एक दिन हम भी बड़े होंगे, जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि किसी से डांट नहीं सुनना पड़े। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन याद आने लगता है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, घर। तो ये है, ठीक है। तो ये क्या है? विडंबना है। विडंबना। आज सोशल मीडिया
तकनीकी का युग है। फ्रेंड्स हजारों की संख्या में है, लेकिन घर में क्या होता है, अपनों से ही दूरी बना ली है, अपनों से ही दूरी। सभी मोबाइल में खोए हुए हैं, पिताजी मोबाइल में खोए हुए हैं, माँ खोई हुई है, दादाजी भी अब मोबाइल में खोए रहते हैं, और खुद आप भी खोए हुए हैं। मोबाइल की दुनिया से पहले क्या स्थिति रहती होगी? नानी दादी नाना दादा बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए, कहानियां चल रही हैं, चाचा लोग बैठे हुए, हंसी मजाक चल रहा है, ताश चल रहा है। अब क्या आप ताश देखते हैं? पहले ताश खेलते हुए प्रौढ़ व्यक्ति हर चौराहे पर दिखते थे, याद कीजिए। अब दिखता है बच्चे गली कुची में कबड्डी क्रिकेट खेलते हुए दिखते थे, गुल्ली डंडा गांव में, अब तो दिखते ही नहीं। ठीक है, तो ये आधुनिक जीवन का क्या है? विरोधाभास है। पूरी दुनिया का फ्रेंड बना लिया आपने, लेकिन घर में ही किसी से कोई बातचीत नहीं। एक मेरा जूनियर फ्रेंड है, वो अमेरिका की किसी लड़की से वो फेसबुक फ्रेंड है, खूब बात करता है, वो रात रात भर बात करता है। ठीक है, और इस बात करने के चक्कर में सब उससे परेशान रहता है, क्योंकि वो जो करना चाहिए वो भूल जाता है बार बार। नहीं समझे? तो आजकल वो कहता है मेरे घर में सब मेरा दुश्मन हो गया है। सर क्यों हो गया है? तो बहुत मुश्किल से तो एक लड़की मिली है, उससे चाहता ही नहीं कि कोई बात करे, और बेचारा बड़े दिल का दर्द बड़े पीड़ा से बयान करता है। जब शादी की इच्छा हो गई है तो हम बोले चले जाओ वाशिंगटन, वहाँ शादी कर लोगे, चले जाओ। अरे तो शादी करने लायक बनोगे तब ना। समझ में आई बात? ये तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, होता है। अब ये व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व लीजिए, महान व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी के जीवन में, आप व्यक्तिगत जीवन में जब भी आप सफल होंगे, जब भी आपको कुछ मिलेगा, तो याद रखिएगा मिलने के साथ बिछड़ने का जरूर गम आएगा, जरूर। छूटने के साथ, पाने के साथ छूटने का गम जरूर रहेगा, जुटने के साथ टूटने का गम। आज पढ़ रहे थे मीडिया में, देख रहे थे, एक महिला साधु से गुहार लगा रही है कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था, लेकिन जब से विवाह हुआ है तब से दुश्मन हो गया है मेरा। मतलब एक तरफ क्या है, बेटे के विवाह का सुख, पुत्रवधू पाने की बड़ी इच्छा थी, किसकी? सास की, माँ की, और दूसरी तरफ क्या मिला? बेटे से बिछड़ने का दुख। तो ये जब भी मिलेगा तो यही तो विडंबना है। ठीक है, दांत है तो रोटी नहीं, रोटी है तो दांत नहीं। एक्टर मनोज कुमार एक बार गए गांव, मनोज कुमार का नाम सुना होगा आपने, उन्हें भारत कुमार भी कहा जाता है। तो एक बार वो अपने गांव गए, जब काफी प्रसिद्धि फैल गई थी, तो गांव गए, अपने बचपन के दोस्त को खोजा उन्होंने। वो बचपन का जो उनका सबसे प्यारा दोस्त था वो खेत पर गया हुआ था। मनोज कुमार स्वयं को रोक नहीं पाए, खेत पर चले गए। वो बैठा हुआ था और किसी तरह रोटी चबा रहा था। तो मनोज कुमार पूछता है अपने दोस्त से कि क्या हाल है, पहचाना? अपने दोस्त को वह व्यक्ति पहचान जाता है। तो क्या स्थिति है अभी, ठीक हो ना? तो ठीक क्या रहेंगे, जब दांत था तब रोटी नहीं थी, फिर खेती किया, कमाया, जमीन खरीदा, अब गेहूं देखते हो चारों ओर मेरा ही है, रोटी है, ये दांत विडंबना नहीं है। जब दांत है तो रोटी नहीं, और जब रोटी मिली तो दांत नहीं। ये हर एक के जीवन में होता है, ये मत समझिए, सबके जीवन में होता है। महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध थे, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, राष्ट्रपिता माने जाते हैं, लेकिन उनके अपने ही एक बेटे ने कभी पिता के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया। सुना है कि नहीं?
ये विडंबना है गांधी जी के जीवन का। अपने ही बेटे ने पिता मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और हमेशा वे चाहते रहे कि यह बेटा हमें पिता के रूप में हमारा सम्मान करे, हमारी बात माने, लेकिन नहीं, पिता से इतनी चिढ़ थी उस बेटे की कि वह उसने इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया। समझ आई बात? तो ये विडंबना है, यही जीवन, ठीक है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय रे, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। आनंद फिल्म देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तित्व में। आइए, अभी मैंने गांधी जी का दिया उदाहरण, महात्मा गांधी का, नेल्सन मंडेला के जीवन में है। जब युवा थे मंडेला, यौवन का सुख भोग सकते थे, उस समय उन्हें 27 वर्ष अकेले निर्जन द्वीप पर जेल में रहना पड़ा। यौवन खत्म हो गए। जब सत्ता मिली, शासन में आए, देश के राष्ट्रपति बने, उस समय यौवन नहीं था, वृद्ध हो चुके थे। विडंबना है। व्यक्तिगत सुख जो होता है जीवन का, वो जी पाए नहीं। दो विरोधी स्थितियां हैं जो विडंबना है, ठीक है, महान व्यक्तित्व के जीवन में होता है। और बताइए, अब्राहम लिंकन के जीवन में है। विरोधी स्थितियां नहीं होती है। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने होंगे, ठीक है, उनके मन में ये जरूर भाव आया होगा कि अगर ऐसा मैं युवा जब था उसी समय राष्ट्रपति बन जाता तो ये करता। नहीं हुआ? मन में आया होगा ना। तो एक जैसी दो स्थितियां लोगों को दिखा रहे कि हम देश के राष्ट्रपति हैं, खुश हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी तो हताशा है। समझ में आई बात? चलिए, तो ये हो गया व्यक्तित्व के जीवन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबका जीवन विरोधाभास हो रहा है। तीसरा, सामाजिक जीवन में अब्राहम लिंकन कहा जाता है 51 बार है, कई बार चुनाव में हारे, प्रेम में भी विफल हुए, शादी किए, पत्नी की मृत्यु हो गई, अंत में सबसे बड़ा चुनाव उन्होंने जीता जब काफी उम्र दराज हो गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव जीता। राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन जब राष्ट्रपति वे बने होंगे तो राष्ट्रपति पद पर बैठने का सुख के साथ साथ दुख भी होगा, नहीं होगा? समझ में आई बात? आप देखिएगा, किसी के पिताजी मर जाते हैं और वह व्यक्ति जब कोई फ्लैट खरीदता है, जमीन खरीदता है, भूमि पूजन करता है, तो उस समय उसको अपने माँ बाप की याद आती है कि अगर माँ पिताजी होते तो उनका भी शौक था कि जमीन खरीदे, फ्लैट खरीदे, तो उसके आंखों से आंसू गिरता है। ऐसी स्थितियां देखे आप? एक साथ दोनों स्थिति है, खुशी की भी का भी क्षण है और दुख भी है, पीड़ा भी है। तो यही तो ऑक्सीमोरोन है। समझ में आई बात? एक साथ दो स्थितियां एक साथ है, ऑक्सीमोरोन यही हुआ ना। क्लियर है? समझ में आई बात? साहित्य में शब्द, दो विरोधी शब्द एक साथ होते हैं, और जीवन में शब्द की जगह क्या स्थितियां होती है ना। समझिए बात को, जीवन में स्थितियां होगी ना, दो विरोधी स्थितियां एक साथ। नहीं, कोई बेटी विवाह होता है, वो जाती है, अपने साजन के घर जाने को होती है, चिल्लाती है, रोती है। उस चिल्लाहट में कुछ छूटने की पीड़ा है और कुछ पाने की खुशी भी है। तो ऑक्सीमोरोन है वहां।
क्या वो पति के घर जाती है तो खूब खुशी रहती है? उसको मायके की याद नहीं आती है? धीरे 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 जब अपना बाल बच्चा, अपना बेटा बेटी बड़ा हो जाता है, तब वो मायके को ठीक से बोल पाती है, ठीक ठाक। अभी मायके में अगर उसके पिताजी माँ चले गए तब नहीं, लेकिन तब तक। और जब ऐसी भारतीय महिलाओं की स्थिति क्या होती है, जब मायके में रहेगी तब पति कैसा होगा, बेटा कैसा होगा, जल्दी चाहेगी भाग। जब यहाँ पर आ गए पति और बेटे के साथ, तो फिर लड़ेगी अपने मायके के लिए। होता है ऐसा? तो एक साथ क्या ऑक्सीमोरोन वाली स्थिति हुई? बात समझ रहे हैं? सामाजिक जीवन में विरोधी स्थितियां हैं। सामाजिक जीवन में समानता है, संवैधानिक समानता है ना, एक व्यवहारिक स्तर पर समानता है, हाँ? लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव है। तो सामाजिक जीवन में ऑक्सीमोरोन है। एक साथ सामाजिक समानता का भी भाव दिखाई पड़ता है और असमानता का भी भाव दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? महिलाओं को संरक्षण भी दिया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के उपाय भी किए जा रहे हैं, और महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी प्रतिदिन खबरों में आती है। ये क्या है? ऑक्सीमोरोन है महिलाओं के संबंध में, समाज में विरोधाभास है। ये क्या है? समाज की विडंबना ही है ना। ये समाज की क्या है? विडंबना। विडंबना क्यों? हम चाहते हैं ऐसा समाज हो जिसमें किसी भी महिला को किसी प्रकार का भय नहीं हो। हमारी चाहत, हमारी वास्तविक चाहत ये है, वास्तविक समाज ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? वास्तविकता ऐसी है नहीं, अपेक्षा होती है कि ऐसा समाज हो जिसमें महिलाएं निर्भीक होकर आधी रात को भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये अपेक्षा हमारी होती है। वास्तविकता ऐसी है क्या? शेरशाह ने कल्पना किया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, एक बुढ़िया भी सोने की टोकरी लेकर हमारे राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्या यह संभव हुआ होगा? सोने की टोकरी कौन? बुढ़िया। मतलब क्या? बुढ़िया है तो बहुत कमजोर होगी, बूढ़ा थोड़ा मजबूत भी होता है, या बुढ़िया शब्द आया, बहुत कमजोर। लेके कौन चीज जा रही है? सोने की टोकरी, जो कभी कोई भी लूट सकता है। तो अच्छी कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति के लिए यूज किया जाता है ये पदबंध वाक्य। एक बुढ़िया भी सोने की टोकरी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। कानून और व्यवस्था की स्थिति को बताते हुए कालिदास लिखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, उपवन में सोई हुई स्त्री को लंपट तो क्या वायु भी स्पर्श करने का साहस नहीं कर सकता। समझ भाई बात? उपवन में मदमत्त सोई हुई स्त्री को वायु तो लंपट तो क्या वायु भी छूने का साहस, मतलब वो स्त्री है, उन्होंने नशा कर रखा है और लेटी हुई है, लेकिन स्थिति इतनी सुदृढ़ है कानून व्यवस्था की कि लंपट और सामाजिक तत्व की क्या कहना, वायु भी उसे छूने का साहस। समझ भाई बात? तो ये चलिए सामाजिक जीवन में है। उपवन में सोई हुई मदमत्त स्त्री को लंपट तो क्या वायु भी छूने का साहस नहीं कर सकते। चलिए सामाजिक जीवन में आजकल करंट से जोड़िए थोड़ा, जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, इनको सम्मान तो मिलता है, लेकिन इनके चरित्र का हनन हर जगह किया जाता है। किया जाता है, चरित्र का हनन किया जाता है। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं ना, और ये सुनती है और सुन के नजरअंदाज करने के लिए विवश होती है। अंदर से खून तो खौलता है कि बोलने वाले का जाके जीभ खींच ले, लेकिन चीख को, चिल्लाहट को, गुस्सा को दबाकर रह जाती है। तो ये हो गया। गांव में पंचायत होता है, पंचायत का स्तर क्या होता है? हम चाहते हैं पंच परमेश्वर,
पंचों के मुंह में परमेश्वर का वास होता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? पंच जो फैसला देता है वो दबंगों के पक्ष में होता है। ये विडंबना है, पंचायत है, जिससे अपेक्षा करते हैं कि पंच के मुंह में परमेश्वर का वास होता है, लेकिन वास्तव में किसका वास हो जाता है? राक्षस का। ठीक है, चलिए आर्थिक स्तर पर विरोधाभास अपने ही देश को लेकर देखिए। हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। लेकिन इसी अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, बेटे बेटी को बेचने के लिए विवश है पेट की खातिर, है अपने मृत रिश्तेदार को कंधे पर ढोने के लिए विवश है, एम्बुलेंस नहीं मिलता, खबरों में आता है कि नहीं? तो ये क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था की विडंबना है। हाँ, एक तरफ हम चांद पर जाने के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं, अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में शौचालय भी बना रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। एक तरफ मंगल पर और एक तरफ शौचालय, ये विकास की विडंबना है। एक तरफ मुंबई और बेंगलुरु की जीवन है, हैदराबाद का, दिल्ली का, और एक तरफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में पहाड़ों, सुदूर नदियों के बीच में दियारा का क्षेत्र है जहां कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये है यानी समावेशी विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, आर्थिक विकास, लेकिन विकास के दौर में सभी का विकास नहीं हुआ। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के स्तर पर विरोधाभास है। विज्ञान और तकनीकी के स्तर पर विरोधाभास है जी। विरोधाभास है। विज्ञान और तकनीक ने क्या किया? जीवन को आसान बना दिया, शिक्षा के क्षेत्र में आसान हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं आई विज्ञान और तकनीकी आधारित। लेकिन दूसरी ओर क्या है? दुनिया से तो जोड़ता है मोबाइल, लेकिन घर में ही क्या कर रहा है? अकेला कर रहा है। और एक तरफ आपको पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया देता है। अब टीचर है, हजारों विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकते, लाखों को, लेकिन हो सकता है दूसरी ओर साइबर फ्रॉड भी हो आपके साथ हो सकता है। क्या? साइबर टेररिज्म, डिजिटल अरेस्ट, ये विरोधाभास है। तकनीकी आधारित विकास का विरोधाभास है। कोई दिक्कत? राजनीतिक स्तर पर विरोधाभास है। राजनीतिक स्तर पर विरोधाभास है जी। राजनीति किसके लिए है? सेवा के लिए। लेकिन आज लक्ष्य क्या हो गया है? केवल और केवल सत्ता। राजनीति में क्या होता है? डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन वास्तव में बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं है, बाय द क्रिमिनल, ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल। धन बल, जाति बल, बाहुबल के आधार पर। तो ये राजनीतिक क्षेत्र की विडंबना है राजीव। पर्यावरण के क्षेत्र में विडंबना है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसने विकास को आगे बढ़ाया, विकास दर बढ़ा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है, विस्थापन हुआ है लोगों का, जिससे नक्सलवाद जैसी स्थिति पनपी है। ठीक है, प्रशासन के स्तर पर प्रशासन बहुत सारी सुविधाएं आम जनता तक पहुंचाता है, बहुत सारे कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रमों को, कानून व्यवस्था को भी ठीक ठाक करता है। लेकिन दूसरी ओर भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी कानून और व्यवस्था को तोड़ने वाले अपराधी को संरक्षण
देते हैं, ठीक है, लाल फीता शाही। और प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए सामूहिक रूप से कौन वर्ड यूज किया जाता है? नौकरशाही। वह अपने आप में विरोधाभास है। नौकर मालिक, नौकर का मालिक होना यही तो नौकरशाही है, ठीक है, कोई दिक्कत? और दर्शन के क्षेत्र में आइए, निष्काम कर्म, कर्म करो लेकिन फल की चिंता नहीं करो, ये हो गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु वत्वा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। सुकरात कहा करता था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसे जानने का भी भाव है और ना जानने का भी भाव है, क्योंकि जो जानता है, जो जितना अधिक जानता है, वो अच्छी तरह यह भी जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है, क्योंकि जानने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, जिसको जानने के लिए करोड़ों जीवन, करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ गए? अब अंत में एक चीज और दिखाते हैं, शांति और युद्ध का विरोधाभास। एक है परमाणु हथियार, ये कहता है युद्ध के कगार पर खड़ी मानवता को शांति की स्थिति में रहने के लिए विवश करता है। नहीं समझे? अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो अमेरिका उससे भिड़ता नहीं। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विभत्स स्थिति के रूप में नहीं आता है, भयंकर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम। तो परमाणु हथियार जो है, कहा जाता है, यह युद्ध को रोकने वाला खतरनाक हथियार। तो ये हो गया पीस विद डिटरेंस। तो ये विरोधाभास जो है, ये क्या है, इससे क्या सुख मिलता, ये क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? जो विरोधाभास है उससे सीख क्या मिलती है वो दीजिएगा, लास्ट में उपसंहार में दे दीजिए। क्या यहां तक आ रहा है? सीख कि जीवन में एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रहती है, ठीक है। तो जब सुख का क्षण आए तब संयमित रहना चाहिए, उन्माद में नहीं आना चाहिए कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि स्थिति पलटते भी देर नहीं लगती है। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे जवानी में है, तो ये मत समझिए कि हमारे जैसा कोई है नहीं, ढलता ही ढल जाए, ढलता है ढल जाएगा, ठीक है। ये मिलता है कि सुख आए तो भी संयमित रहना है और दुख आए तो घबराना नहीं है। किस्मत अगर खराब हो, जिसको कहते हैं समय ही किस्मत होता है, खराब हो तो धुरंधर की पंक्ति, किस्मत की एक सबसे अच्छी आदत है कि वह वक्त आने पर बदलती जरूर है, तब तक के लिए नजर और सब्र। बहुत अच्छी पंक्ति है। लेकिन जब खराब समय चल रहा हो तो विडंबनाएं, जीवन की विडंबनाएं सीख देती है कि क्या रहना चाहिए, शांत और संयमित, क्योंकि खराब स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, जब दिन नहीं रहा तो रात भी नहीं रहेगा। यानी विडंबनाएं क्या करती हैं, हमें विवेकशील बनाती है, संतुलित जीवन जीना सिखाती है ना, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति जो है हमेशा रहने वाली, यही तो बताता है। हाँ,
जब चाय के दुकान पर चाय बेच रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में, तो उन्होंने क्या कल्पना किया होगा कि एक दिन पीएम बनेंगे, लेकिन बने। ठीक है, तो ये बताता है कि हमेशा सोच कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक, आशावादी, उम्मीद। ठीक है, तो वो लास्ट में आप दे सकते हैं वो लाइन सीख, सबसे बड़ी सीख, सदा न संग सहेलिया, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केस, सदा न फूले कीत की, सदा न सावन होए, सदा न विपदा रह सके, सुख भी सदा न होए, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म भान, सदा न जौवन थिर रहे, सदा न संपत्ति मान, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बात, ढलते ढलते ढल गई तरुवर की सी छा। बात समझे, जो मित्र है, सखा है, हमेशा रहने वाले नहीं है। कोई राजा है तो वो हमेशा रहने वाला नहीं है, सुख है तो हमेशा नहीं रहने वाला है, दुख भी है तो वो हमेशा रहने वाला नहीं है, केस अभी काला है, हमेशा काला रहने वाला नहीं है, हमेशा केतकी फूल फूलने वाली नहीं है, सावन भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यानी जो जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में अपने को संतुलित बनाए रखना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, बुरी सी बुरी स्थिति में भी हिम्मत बनाए रखना चाहिए, संयम बनाए रखना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता का यही उपदेश है ना, परिवर्तन संसार का नियम।